हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने जाएंगे इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की, या यूँ कहें इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की। क्यों आज हम लोग इस बारे में बात करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर फिलिस्तीन के द्वारा या फिलिस्तीन के एक संगठन के द्वारा, जिसे हमास कहा जाता है, एक बड़ा हमला किया गया है। और ये हमला यूँ कहा जा रहा है कि पिछले बीते 4-5 दशकों में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जो जियोपॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली या आईआर की दृष्टि से या हमारी परीक्षा की दृष्टि से या दुनिया की दृष्टि से भी ये मुद्दा सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन रहा है। तो आज हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में अब तक का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, इतिहास में अपन पीछे चलेंगे, पीछे से लेके वर्तमान तक का ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, ये विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका पूरा इतिहास क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या कारण रहे, राजनीतिक कारण क्या थे, यहाँ का सामाजिक ढांचा किस तरह का है, विशेष रूप से धार्मिक स्थिति यहाँ की क्या कहती है और भूमिगत स्थिति क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली ये जो विवाद है ये एक भूमि विवाद है। अब इस भूमि विवाद की शुरुआत कैसे होती है वो हम वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरे विवाद को विभिन्न 14 से 15 चरणों में विभाजित किया है। छोटे छोटे से चरण हैं ताकि आपके दिमाग में इस विवाद को लेकर पूरी क्लियरिटी बन जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद की। ये जो आपके सामने 2 फ्लैग दिख रहे हैं, जो लेफ्ट में जो फ्लैग है वो फ्लैग है फिलिस्तीन का, मैं पी लिख रहा हूँ फिलिस्तीन के लिए, और ये जो ब्लू में जो फ्लैग है ये इजराइल का है, इसके लिए मैंने आई लिखा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले। यहाँ जेरूसलम या यरूशलेम नाम की एक पवित्र भूमि है जो 3 धर्मों की उत्पत्ति की भूमि मानी जाती है। 3 धर्म कौन से? यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म। इन तीनों धर्मों को इब्राहिमिक रिलीजन्स कहा जाता है। इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति है जिनके सक्सेसर्स ने आगे से आगे इन 3 धर्मों की उत्पत्ति हुई है उनके द्वारा, और वो उत्पत्ति का जो सोर्स है वो माना जाता है यरूशलेम को या जेरूशलेम को। तो इन तीनों ही धर्मों के लिए ये ज़मीन सबसे पवित्र ज़मीन मानी जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इजराइल के अंदर इन तीनों धर्मों के कुछ पवित्र स्थान मौजूद है, जैसे अल-अक्सा मस्जिद मौजूद है, टेम्पल ऑफ डोम मौजूद है, वॉल ऑफ पीस मौजूद है। तो इसमें यहाँ पर हम जब आगे के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से ये ज़मीन इन तीनों धर्मों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2000 साल पहले जब ये धर्मों की उत्पत्ति यहाँ पे होती है, उसके बाद तब से लेकर के आज तक, वर्तमान तक, इस ज़मीन को लेकर के झगड़े चलते रहे हैं। कभी इस पर मुस्लिम्स का कब्जा रहा है, तो कभी इस पर ईसाइयों का कब्जा रहा है, तो कभी यहाँ पर यहूदी लोगों का कब्जा रहा है। पर ये विवाद हाल ही में, जो विवाद आज की तारीख में जो आज हम देखते हैं, जिस तरह का बाउंड्री विवाद है या जिस तरह का लैंड इशू है, वो उसकी शुरुआत लगभग 100 साल पहले से मानी जाती। तो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से, या हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पिछले 100 साल का जो इतिहास है हमें वो जानना है स्टेप बाय स्टेप। तो उस विवाद को जानने के लिए आज हम सबसे पहले तो इसकी ज्योग्राफी समझेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग आईआर की बात करते हैं, दुनिया के देशों की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो देश कहाँ हैं, दुनिया में कहाँ लोकेट कर रहे हैं, हमें कैसे प्रभावित करेंगे, भारत से कितना दूर है, क्या क्या की स्थिति बनती है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं इस मैप की। तो इस मैप के अंदर आपको बहुत अच्छे से मैंने एक वर्ल्ड मैप दिया है। इस वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा तो दुनिया के अंदर ये पूरा का पूरा, इस नक्शे के अंदर ये हमारा एशिया है जहाँ से मैंने बाउंड्री बनाई है। इस वाले भाग को एशिया महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप के अंदर ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। तो इजराइल की जो स्थिति है, ये जो मैंने गोला निकाल रखा है, ये जो वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त केवल और केवल इजराइल की स्थिति को दिखा रहा है। यहाँ इजराइल नहीं है, इजराइल बिल्कुल इस वाली पॉइंट पे है जहाँ पर मैंने एकदम रेड कलर का डॉट बना रखा है। इजराइल कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 1 करोड़ की यहाँ की पॉपुलेशन है, जो कि भारत के किसी छोटे से राज्य की पॉपुलेशन होती है। तो बेसिकली पश्चिमी एशिया, ये वाला जो सर्कल है, जो सर्कमफेरेंस मैंने बनाया है, इस सर्कल के अंदर बिल्कुल एक छोटा सा देश है इजराइल। सबसे पहले तो अब हम बात करेंगे कि जब इसकी लोकेशन की हम बात करते हैं तो ये पश्चिमी एशिया का देश है, या यूँ कहें कि मध्य पूर्व का देश है, जो कि भूमध्य सागर से अपनी सीमा लगाता है। ये देखिएगा, ये वाली जो बाउंड्री है, ये जो वाटर बॉडी है, इसे हम भूमध्य सागर कहते हैं। तो एक तरफ ये भूमध्य सागर से सीमा लगाता है और दूसरी तरफ ये मृत सागर से सीमा लगाता है या डेड सी से सीमा लगाता है। तो इसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल लोकेशन में देखेंगे। भूमध्य सागर को इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी कहते हैं और मृत सागर को इंग्लिश में डेड सी कहते हैं। तो चलिए, ये तो है वर्ल्ड के सापेक्ष में इजराइल की लोकेशन। अब मैं आपको इजराइल के नक्शे को थोड़ा सा और डिटेल में जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये जो आपको
मैं जो रेड पेन से जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये है पूरी की पूरी ज़मीन, और इसी ज़मीन के ऊपर सारा का सारा विवाद टिका हुआ है। ये देखिएगा आप, ये है पूरी की पूरी ज़मीन जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विभाजित है। तो इसको समझने से पहले आप ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पड़ोसी देश शामिल हैं। पड़ोसी देशों का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं? पड़ोसी देशों का अध्ययन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उस जियोपॉलिटिक्स में, उस विवाद के अंदर उन पड़ोसियों का रोल हमेशा हमेशा ज़्यादा रहता है। तो जब हम इजराइल की बात करें तो इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर इजिप्ट नाम का देश है, जिसे हिंदी में मिस्र कहा जाता है। ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, एशिया महाद्वीप का देश नहीं है। तो यदि कभी प्रश्न पूछ ले परीक्षा के अंदर कि इजराइल से सीमा लगाने वाला एशिया महाद्वीप का कौन सा देश ऐसा है जो एशिया महाद्वीप से नहीं है, तो उसके अंदर आंसर होगा इजिप्ट। और इजिप्ट का कौन सा पार्ट है जो इजराइल से सीमा लगाता है? तो उस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। आप जब विश्व का नक्शा देखेंगे तो सिनाई प्रायद्वीप की स्थिति लाल सागर के अंदर अवस्थित है, जिसके एक तरफ अकाबा की खाड़ी है और दूसरी तरफ स्वेज की खाड़ी है। तो यह है इजराइल के साथ सीमा लगाने वाला सिनाई प्रायद्वीप, जो कि मिस्र का हिस्सा है। जबकि इसके पूर्व के अंदर हम बात करें तो पूर्व के अंदर पूरा का पूरा जॉर्डन नाम का देश है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन नाम का देश इससे पूर्वी सीमा लगाता है, जबकि उत्तरी पूर्व के अंदर यहाँ पर सीरिया है और बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ लेबनन है। तो लेबनन, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से घिरा हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन का सीमा। फिर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेड सी और मेडिटेरेनियन सी भी जो है यहाँ सीमा लगाते हैं। तो ये जो मैंने ए नंबर लिखा है, ये तो है डेड सी, या इसे मृत सागर कहते हैं। भूगोल की दृष्टि से बात करें तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लवणीय सागर है, जिसमें लवणता की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लवणता की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस सागर की एक और विशेषता यह है कि इसमें कोई व्यक्ति डूबते नहीं है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा और लवणीय होता है, पानी का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए। और ये चर्म रोग के लिए भी यहाँ पर लोग जाते हैं, चर्म रोग के इलाज के लिए। फिर हम बात करते हैं इजराइल के पश्चिम के अंदर, अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम के अंदर मेडिटेरेनियन सी नाम से आपको एक सागर मिलेगा, जिसे हिंदी में भूमध्य सागर कहा जाता है। तो ये बेसिकली इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो हमें इसके इतिहास को जानने से पहले हमें पता होनी चाहिए। इजराइल के बारे में और विशेष बात कुछ अगर मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के इतिहास की अगर अपन शुरुआत करें उससे पहले कि मैं बताऊं, वर्तमान में आपको ये यहाँ पर गाजा स्ट्रिप दिख रही होगी। मैं ब्लू पेन से इसको मार्क कर रहा हूँ। ये गाजा जो स्ट्रिप है, एक तो ये गाजा स्ट्रिप और ये नाम है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक जो है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इजराइल के पूर्व में है वेस्ट बैंक और इजराइल के पश्चिम में है गाजा स्ट्रिप। तो ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर वर्तमान में फिलिस्तीन के पास में है, और बाकी का जो येलो के अंदर दिखा रखा है वो पूरा का पूरा इजराइल के पास में है। क्या ये शुरू से ऐसा ही था? नहीं, शुरू से इस प्रकार का नक्शा नहीं था। तो ये नक्शे की शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार से पिछले 100 वर्षों में नक्शा बदल करके वर्तमान में इस स्थिति में आता है, आज हमें इसी को जानना है। तो चलिए आगे अपन इसके इतिहास की बात करते हैं। इतिहास को मैंने अलग अलग तरीके के 12 या 13 स्टेप्स के अंदर इसको विभाजित किया। आपको बस स्टेप बाय स्टेप इन्हीं स्टेप्स को याद रखना है। इन स्टेप्स के अंदर आपको सभी लाइन्स याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ क्रक्स याद रखना है, उसकी भूमिका याद रखनी है, उसके अंदर क्या मैटर था, सिर्फ वो कहानी याद रखनी है। बाकी आपके परीक्षा की दृष्टि से जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आपके ठीक हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, तुर्की और पश्चिमी एशिया के अंदर शुरू में एक मुस्लिम राज हुआ करता था, जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य, जो कि इतिहास की दृष्टि से सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल ऐतिहासिक साम्राज्यों में से एक था। और उसका प्रभाव पूरे पश्चिमी एशिया के साथ अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप तक उसका पूरा वर्चस्व और प्रभाव था। तो अपन इस विवाद की जो शुरुआत होती है, ये उस समय होती है जब 19वीं शताब्दी के आसपास ऑटोमन साम्राज्य खत्म होने लगता है या उसका पतन होने लगता है। और ऑटोमन साम्राज्य के पतन होने के साथ साथ एक और वैश्विक घटना दुनिया में घट रही होती है, वो होता है राष्ट्रवाद का उदय। जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा होता है तो आप देखेंगे इजराइल और पश्चिमी एशिया के समीप यूरोप के अंदर, जर्मनी और इटली के अंदर वो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर अपना एकीकरण कर रहे होते हैं। जर्मनी का एकीकरण होता है, इटली का एकीकरण होता है। ये देश जो है छोटे छोटे टुकड़ों को एक करके एक मजबूत देश के रूप में दुनिया के सामने आते हैं। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब ऑटोमन साम्राज्य भी अपने पतन के दौर में चल रहा है और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। दुनिया में यहूदी लोग काफ़ी अलग अलग जगहों पर टुकड़ों में बसे हुए हैं। वो अपनी मुख्य भूमि पर या जिन्हें वो अपनी ज़मीन कहते हैं, इजराइल या यरूशलेम, उसके आसपास नहीं थे उस समय तक वो दुनिया में कोई कुछ लोग जर्मनी में, कुछ लोग फ्रांस में, कुछ लोग इटली में, कुछ लोग यूके के अंदर, कुछ अमेरिका के अंदर, ऐसे दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर वो लोग बसे हुए थे। जब राष्ट्रवाद का उदय होता है, इस राष्ट्रवाद का प्रभाव
इन यहूदियों पर भी पड़ता है और इनके अंदर एक भावना जागृत होती है कि हम भी एक होते हैं और अपने मूल स्थान की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद जब वहाँ पर मुस्लिम आधिपत्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ये जितने भी यहूदी हैं दुनिया में अलग अलग कोनों पर बसे हुए, ये अपने अपने मूल स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि सेकंड स्टेज में मैंने बात करी है जियोनिस्ट आंदोलन की, क्योंकि यहूदियों को पूरी दुनिया से बुला करके अपने मूल स्थान पर इकट्ठा करना है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है दुनिया में, ये लोग बहुत ज़्यादा दुनिया की दृष्टि से, अगर हम लोग विश्व की दृष्टि से बात करें तो बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं। तो जब हमें इन्हें एक करना है तो एक हमें इस आंदोलन को कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जियोइस्ट हैं तो इन्हें जियोनिस्ट आंदोलन के तौर पर एक मतलब ये बात विख्यात होती है और पूरी दुनिया के जितने भी ज्यूस हैं या जितने भी यहूदी लोग हैं अपने मूल स्थान पर आना शुरू करते हैं। मैंने आपको इसका एक पोस्टर दिखाया है, आप ये देख लीजिएगा। ये आंदोलन के दौरान का एक पोस्टर है जिसमें जितने भी यहूदी लोग हैं वो अपना अपना फ्लैग लेकर के और इकट्ठा हो रहे हैं जियोनिस्ट आंदोलन के तहत। उसके बाद बात होती है कि जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया, उसके साथ ही दुनिया के अंदर या वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत सारे समीकरण बदल जाते हैं। समीकरण जैसे ही बदलते हैं दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस और ये जो कंट्रीज़ हैं, मित्र जो राष्ट्र हैं, इनकी विजय होती है, इनकी जीत होती है। तो चूँकि ब्रिटेन ने ये मामला, ये बीड़ा अपने ऊपर उठाया कि नहीं, इस मामले को मैं सुलझाऊंगा और हम तय करेंगे कि इजराइल या फिलिस्तीन या यूँ कहें कि यरूशलेम के आसपास की ज़मीन पर कौन रहेगा। तो ब्रिटेन द्वारा एक डिक्लेरेशन साइन किया जाता है जिसे बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन। 1917 में 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन हस्ताक्षर किया जाता है। अब ये क्या है बेल्फोर डिक्लेरेशन, हम बात करते हैं तीसरे स्टेज में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने समाप्ति के कगार पर था 1914 से 1918 के आसपास, तो 1917 में एंड तक आते आते ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है सर आर्थर बेल्फोर, तो बेल्फोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया जिसे कहा गया बेल्फोर डिक्लेरेशन। और उस डिक्लेरेशन के अंदर वो इंगित करते हैं, वो क्या इंगित करते हैं कि हम यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फिलिस्तीन के आसपास जो यरूशलेम है उसके आसपास की जो ज़मीन है हम लोग उनको वहाँ पर स्थापित करेंगे। आप देखिएगा दुनिया में जितने भी सीमा विवाद हैं, जितने भी बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान जो है ब्रिटेन का रहा है, क्योंकि ब्रिटेन का कब्जा दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों पर रहा है और जब वो वहाँ से निकले हैं तो कोई ना कोई भूमि विवाद अवश्य छोड़ के गए हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है कि ब्रिटेन एक तरफ तो ये कहता है कि हम लोग बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन कर रहे हैं और इस बेल्फोर डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग, इसके तहत हम लोग इस फिलिस्तीनी ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य के समय, आप थोड़ा सा इसकी टाइमलाइन को जानिएगा, ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो रहा है, इस समय फिलिस्तीन के यरूशलेम के आसपास की ज़मीन पर मुस्लिम लोगों का आधिपत्य है और 90 से 95% सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक लोग वहाँ पर रह रहे हैं और उसे उन्होंने फिलिस्तीन नाम की जगह कहा है। अब ब्रिटेन ये कह रहा है 1917 के अंदर कि अब हम यहूदियों को भी उनकी मुख्य भूमि के आसपास या उनकी पवित्र भूमि के आसपास हम लोग उन्हें वहाँ पर जगह देने वाले हैं और उसका नाम होगा, उस डिक्लेरेशन, जिस डिक्लेरेशन से हम लोग उनको वहाँ जगह देंगे, जिस संधि से हम लोग उनको वहाँ जगह देंगे, उसका नाम होगा बेल्फोर डिक्लेरेशन। पर ब्रिटेन यहाँ पर थोड़ी सी राजनीति कर जाता है, क्योंकि एक तरफ तो वो बेल्फोर डिक्लेरेशन को साइन करता है और दूसरी तरफ वो दूसरी तरफ मतलब वो रूस और फ्रांस के साथ साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट को भी वो साइन करता है। और इसके अंदर वो क्या करता है, इसके तहत वो ये क्या करता है कि वो इस मध्य पूर्व की जगह को या यूँ कहें कि पश्चिमी एशिया की जगह को अपने अलग अलग वैश्विक शक्तियों के साथ आपस में बांट लेता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिएगा कि ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को अपने पास रखा कि फिलिस्तीन पर हमारा कब्जा रहेगा, जबकि सीरिया और जॉर्डन को फ्रांस को दिया, तुर्की का जो हिस्सा है वो रूस के पास गया। तो ये जो एग्रीमेंट है, देखिएगा साइक्स पिकॉट जो एग्रीमेंट है ये ब्रिटेन साइन कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम जो फिलिस्तीन वाला हिस्सा है हम लोग यहूदियों में और मुस्लिम्स में बांटेंगे। तो आप ये देखिएगा, इसके लिए एक ये बहुत ही अच्छा सा कार्टून इसको समझाया गया है कि एक तरफ तो बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन कर रहा है, दूसरी तरफ ब्रिटेन के द्वारा ही इस डिक्लेरेशन को झटका करके और यहाँ पर अपनी सेना को भेजा जाता है और इस पर वो अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है। पर अब हम बात करेंगे स्टेज 4 की,
जब प्रथम विश्व युद्ध अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और ब्रिटेन ने बेल्फोर डिक्लेरेशन की घोषणा तो की थी, अब क्या हुआ, उस घोषणा के तहत क्या हुआ, दुनिया के जितने भी यहूदी हैं वो पहुंच रहे हैं फिलिस्तीन में और उन्होंने कहा है कि भाई जब आपने हमें, क्योंकि अभी वर्तमान में फिलिस्तीन आपके पास है, ब्रिटेन के पास है, और आपने हमें ये कहा है कि हमें आप वहाँ ज़मीन दोगे तो हम लोग आ गए हैं, अब आप हमें हमारी ज़मीन दीजिए। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे यहूदियों की बसावट शुरू होती है फिर से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2000 साल पहले या 3000 साल पहले के आसपास जब इब्राहिमिक रिलीजन जब शुरू होते हैं तब भी यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियंस यहाँ पे रह रहे थे। यहूदियों का ये मानना है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी ये बताते हैं कि हम लोग पहले से यहाँ रह रहे थे, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम लोग फिर से यहाँ आकर के बसे। ये फिर से जो शब्द है बस इसीलिए यूज़ किया गया है। तो जब वो फिर से यहाँ आकर के बसना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो वहाँ पर ज़मीन खरीदना शुरू करते हैं और अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं। और जैसे जैसे वो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन को जब वो बढ़ाते हैं आगे, तो आप लोग ये देखेंगे कि धीरे धीरे वहाँ की अधिकांश ज़मीनों पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं कहेंगे कि अधिकांश ज़मीन को उन्होंने वहाँ पर खरीद लिया और वहाँ पर उन्होंने अपना घर और अपनी दुकानें और अपना व्यापार बढ़ाना शुरू करता है। और जब जैसे जैसे यहूदी वहाँ पर अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, वैसे वैसे इस्लामिक जो स्टेट्स हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम जो राज्य हैं, वो धीरे 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 श्रिंक होते जा रहे हैं या वो कंजस्टेड होते जा रहे हैं, या वो जो उनकी भूमि है वो कम होती जा रही है। ये देखिएगा, ये एक फ़ोटो है जिसके अंदर जितने भी यहूदी लोग हैं वो फ़िलिस्तीन के अंदर जो है अपनी ज़मीन और अपने हक के लिए आपको वॉक करते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेज 5 की। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर अब स्टेज 5 में ब्रिटेन भी फंसने वाला है। क्यों फंसने वाला है? क्योंकि अब धीरे धीरे, चूंकि फिलिस्तीनी ज़मीन पर जहाँ पिछले कई सालों से मुस्लिम लोग रह रहे हैं, यहूदियों ने अपना आधिपत्य शुरू कर दिया है। अब यहूदियों में और मुस्लिम्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, विवाद शुरू होता है। और इस विवाद के तहत क्या होगा, इस विवाद के तहत दोनों आपस में झगड़ा करेंगे और बीच में बुलाया जाएगा ब्रिटेन को कि आप आइए, क्योंकि आपने हमें यहाँ बसाया, अब आप हमारी सुरक्षा की गारंटी लीजिए। तो ब्रिटेन क्या करता है, यहूदी सेना के साथ वहाँ पर जाता है और उन दोनों के बीच में शांति को स्थापित करता है। शांति को स्थापित करने के क्रम में ब्रिटेन एक घोषणा करता है कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं, जितने भी प्रवास हो रहे हैं यहूदियों के, अब हम उन पर थोड़ी सी सीमा लगाएंगे, अब हम उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे ताकि फिलिस्तीनी लोग, ताकि मुस्लिम लोग भी थोड़ा शांत हों। पर यह बात जो है यहूदियों को अच्छी नहीं लगती है और यहूदी जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो जाते हैं और उल्टा ब्रिटेन की सरकार के ऊपर ही या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ही जो है वो हमला करना शुरू कर देते हैं। ये तो बात हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक, 1939 से लेकर 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्रम है। मैं उससे पहले तक की बात बता चुका हूँ। अब अपन बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, आपको पता है कि उसमें जर्मनी का बहुत बड़ा रोल था, हिटलर का बहुत बड़ा रोल था। हिटलर जो है वो ज्यूस को क्रिश्चियंस का दुश्मन मानता था। देखो, इसके पीछे का एक छोटा सा इतिहास यह है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उस समय जो राजा थे वो यहूदी थे। तो उसके बाद से ही जो है क्रिश्चियन और यहूदियों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखने को मिलता है। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने अपने राज्य के अंदर, अपनी जर्मनी के अंदर लोगों को प्रेरित किया कि आप जो है जितने भी यहूदी हैं इन्हें आप यहाँ लेके आइए पकड़ के। और उन्होंने क्या किया, हिटलर ने गैस चैम्बर के अंदर डाल के यहूदियों की एक, मतलब यूँ कहें कि एक मुहिम चला करके नृशंस हत्या करी। और लगभग 40 से 60 लाख के बीच का डेटा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं कह सकते हैं, तो लगभग 60 लाख यहूदियों को उसने वहाँ पर मरवा दिया। अब यहूदियों के लिए फिर से एक पहचान का संकट आ गया कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हम लोग जब दूसरे देशों के अंदर रहते हैं तो वहाँ हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अपनी ही ज़मीन पर जाके बसें ताकि हम अपनी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर सकें। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे जैसे समाप्त हुआ, 1945 का दौर था। 1945 के आसपास जितने भी यहूदी थे यूरोप के अंदर, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप के अंदर, जर्मनी में, फ्रांस में और आसपास जितने भी यहूदी थे वो सब अपने मूल स्थान पर, क्योंकि हमने देखा पहले भी बेल्फोर डिक्लेरेशन के समय भी बहुत सारे यहूदी पहले से आ चुके थे ऑलरेडी, और जो यहूदी बच गए वो 1945 के अंदर हिटलर के जो उसने क्रूर हत्याएं करी उसके बाद से वो वापस अपने मूल स्थान पर उन्होंने आना शुरू किया। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, दुनिया में एक संगठन उभर के सामने आता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यदि हम बात करें तो इसने बीड़ा उठाया दुनिया में शांति स्थापित करने का, और इसने ये भी प्रॉमिस किया दुनिया को कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि दुनिया में अब तीसरा विश्व युद्ध न हो। तो अब
क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन विवाद जो है और गहरा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि पहले जितने यहूदी आए थे तब उससे भी ज़्यादा यहूदी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब ये मामला जाता है, अब ब्रिटेन बोलता है कि भाई अब मैं इस मामले के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये मेरे हाथ की बात नहीं रही है, क्योंकि अब मैं इस मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं हूँ। यूएनओ बन चुका है, इस मामले को अब यूएनओ में ले जाइए। ये मामला यूएनओ में जाता है और यूएनओ में जाने के बाद इस मामले में यूएनओ अपना फैसला देता है। 3 स्टेजेस जो होता है, कॉन्क्लेव डिसीजन होता है, वो ये होता है कि जिस क्षेत्र के अंदर यहूदी बहुसंख्यक हैं हम उसे इजराइल के तौर पर मान्यता देंगे, जिस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम बहुसंख्यक है हम उसे फिलिस्तीन के रूप में मान्यता देंगे। इसका मतलब इस पूरी जमीन के, इस पूरी भूमि के 2 टुकड़े हो चुके हैं। जहाँ पर यहूदियों की आबादी अधिक है हम उसे इजराइल नाम का देश के रूप में पुकारेंगे, और जहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक है वहाँ फिलिस्तीन नाम का देश पुकारेंगे। लेकिन चूंकि यरूशलेम या जेरूशलम दोनों ही धर्मों के लिए, इवन 3 धर्मों के लिए एक पवित्र भूमि है, तो हम लोग ये कहेंगे कि इसको जो है हम लोग अपने नियंत्रण में रखेंगे। यूएनओ बोलता है कि हम अपने नियंत्रण में रखेंगे, हम इसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखते हुए इस पर अपना कंट्रोल करेंगे ताकि इस क्षेत्र में शांति बने रह सके। अब यहूदियों के लिए तो क्योंकि पहचान का संकट था ही, जमीन का संकट था ही, उन्हें तो कहीं ना कहीं जाकर के बसना था, तो वो इस फैसले से एकदम तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम एग्री हैं और आप हमें जो आप हमें हमारी बहुसंख्यक ज़मीन देना चाह रहे हैं हम उसे लेने को तैयार हैं। पर फिलिस्तीन जो है, क्योंकि फिलिस्तीन पिछले कई सालों से फिलिस्तीनी लोग या मुस्लिम लोग वहाँ पे पूरे क्षेत्र में रह रहे थे, अब उनकी ज़मीन के जब 2 हिस्से हो रहे हैं और एक हिस्सा उनके हाथ से जा रहा है तो वो इसका विरोध करते हैं, और विरोध के क्रम में इजराइल के लिए परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो इजराइल पर हमला करने की सोच लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेज 8 की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अरब इजराइल युद्ध की, जो 1948 से 1949 में हुआ। ये युद्ध क्यों हो रहा है अभी मैंने बताया, क्योंकि फिलिस्तीन जो है अपनी ज़मीन को, यूएनओ के कहने पर फिलिस्तीन को अपनी ज़मीन को एक हिस्से को इजराइल को देना था। तो चूंकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है और इस पूरी ज़मीन के चारों तरफ, जैसे अपन ने ज्योग्राफी की बात करी, इस पूरी ज़मीन के चारों तरफ हमने देखा है कि मुस्लिम देशों का जो है क्षेत्र रहा है ये। तो जैसे ही यूएनओ का ये डिसीजन आता है, आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, इजिप्ट जिसे मैंने मिस्र कहा है, सीरिया, इराक और जॉर्डन, इन सभी देशों ने मिल करके इजराइल पर हमला करने की सोची। इसे कहा गया अरब इजराइल युद्ध या अरेबियन इजराइल वॉर, 1948 से 1949 तक। अब क्या हो रहा है, अब इस युद्ध के अंदर मतलब अप्रत्याशित रूप से इजराइल की पूरी तरीके से जीत होती है। इजराइल जैसे ही जीतता है, जो हिस्सा यूएनओ के द्वारा फिलिस्तीन को दिया गया था वो हिस्से भी अब इजराइल अपने कब्जे में ले लेता। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि और तो और जिन जिन देशों ने इस पर हमला किया उन देशों की भी कुछ कुछ ज़मीन अब इजराइल के पास आ गई है। जैसे जॉर्डन के पास जो है, मतलब सबसे पहली बात तो ये कि इसने ये वाला वेस्ट बैंक, ये जहाँ मैंने पेन चला रहा हूँ, ये तो है ये वाला तो है वेस्ट बैंक और ये है गाजा स्ट्रिप। अब क्या हुआ कि जो हिस्सा फिलिस्तीन अपने पास मान रहा था, अब उस हिस्से को भी इजराइल अपने पास रख रहा है। साथ साथ ये हुआ कि जो गाजा स्ट्रिप है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कब्जा मिस्र ने कर लिया और जो वेस्ट बैंक था उस पर थोड़ा बहुत कब्जा जॉर्डन ने कर लिया। देखिए, जब आप युद्ध के अंदर आप ऐसी शक्तियों को आमंत्रित करते हैं जो खुद भी विस्तारवादी शक्तियां हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी संभावना है कि आपके आमंत्रण के बाद आपकी खुद की ही ज़मीन वो लोग ले जाएं। तो ये कहीं यहाँ पर भी हुआ। तो इसके चक्कर में जो फिलिस्तीनी मुख्य भूमि है, जब मैं बोलता हूँ फिलिस्तीनी मुख्य भूमि तो मैं पूरे इजराइल और फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ, जो पहले मुख्य भूमि हुआ करती थी, इसमें से कई सारे अरब या कई सारे मुस्लिम लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो पर युद्ध की ये तो केवल एक शुरुआत थी युद्ध की। इसके बाद 1967 में फिर से एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं 6 डे वॉर। ये दुनिया में बहुत फेमस है 6 डे वॉर, क्योंकि अभी अभी पिछले युद्ध के अंदर जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट अभी अभी इजराइल से हारे हैं और हारने का बदला लेने के लिए फिर से 10-20 साल बाद 1967 में लगभग 20 इयर्स के बाद वो दोबारा हमले की योजना बनाते हैं और इजराइल पर एक बार फिर से हमला होता है। और हमले की शुरुआत के बाद ही, मतलब बहुत ही थोड़े से समय में इजराइल फिर से इन सभी देशों को हराता है। और न सिर्फ हराता है, इनके कब्जे में जितने भी क्षेत्र थे, फिलिस्तीन के भी और इनके खुद के भी, इवन इनके खुद के भी जो क्षेत्रों पर इजराइल अपना कब्जा कर लेता। आप ये यहाँ पे चेक कीजिएगा, इजराइल ने सीरिया का गोलन हाइट, मैं आपको बता दूं गोलन हाइट कहाँ है, बेसिकली यहाँ है गोलन हाइट सीरिया का, और जॉर्डन से पूरा का पूरा वेस्ट बैंक ले लिया।
इजिप्ट से उसने पूरी गाजा पट्टी जो पिछले युद्ध में इजिप्ट ने अपने पास रख ली थी वो, साथ साथ में इजिप्ट का पूरा सिनाई प्रायद्वीप। आप याद रखिएगा, सिनाई प्रायद्वीप इजिप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, क्योंकि सिनाई प्रायद्वीप के दोनों तरफ अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी है, जिससे इजिप्ट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, क्योंकि यूरोप से एशिया में जाने वाले जितने भी जहाज हैं वो सिनाई प्रायद्वीप से ही होके जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी को इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया कि आपने हम पे युद्ध किया है, अब आपकी जो भूमि है वो भी हमारी है। इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है कुछ समझौते किए जाते हैं और इजराइल जो है उन समझौतों के तहत वापस से विशेष रूप से सिनाई प्रायद्वीप जो कि इजिप्ट का या मिस्र का भाग था उसे वापस कर देता है। इस वॉर को 6 डे वॉर के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ पर इस नक्शे के अंदर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे। देखो, आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग तो मैप के साथ पढ़ेंगे, तो मैप के साथ पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में हमें क्लियरिटी देखने को मिलती है। देखिए, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है पूरा का पूरा, ये इजराइलियन बॉर्डर है पूरी की पूरी, या इजराइलियन टेरिटरी है। इस इजराइलियन टेरिटरी के चारों तरफ आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा तो कहलाता है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सागर की सीमा पर है, जबकि वेस्ट बैंक जो है ये है वेस्ट बैंक जो इजराइल के पूर्व में है पर नाम है पश्चिम। तो आप याद रखिएगा, वेस्ट बैंक जो है मृत सागर की से अपनी सीमा लगाता है। उत्तर में है सीरिया का गोलन हाइट्स और दक्षिण में है ये वाला पूरा का पूरा प्रायद्वीप जिसे हम कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। यहाँ पर मिस्र की मुख्य भूमि है, इजिप्ट कहते हैं जिसे, और ये प्रायद्वीप भी इजिप्ट का ही है। अब आप देखिएगा जी, जितना भी पिंक कलर का जो एरिया बना रखा, फॉर एग्जांपल 1 एरिया, ये 2 और ये 3 नंबर से जो मैंने इंडिकेट किया है, इन तीनों क्षेत्रों को भी इजराइल अपने 6 डे वॉर के बाद अपने कब्जे में कर लेता है, जिसे बाद में छुड़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां करनी पड़ती है। तो ये था हमारा स्टेज 9। अब हम बात करते हैं स्टेज 10 की। अब हम बात करेंगे स्टेज 10 में ओस्लो अकॉर्ड की, ओस्लो समझौते की, जो स्टेज 10 में अब हम लोग समझने वाले हैं। ये 1993 में हुआ। पहले आप इस बात को समझिए कि 1993 तक आते आते इजराइल पर कई बार हमले हो चुके हैं। आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो एक होकर के फिलिस्तीन के साथ मिलकर के इजराइल पर हमला कर चुके हैं और इजराइल को तबाह करने की कोशिश की जा चुकी है। पर अब क्या हो रहा है, 1993 तक आते आते इजराइल ने फिलिस्तीन की लगभग पूरी ज़मीन अपने कब्जे में ले ली है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इजराइल ने जब फिलिस्तीन की पूरी ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया तो अब फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक के ऊपर, गाज़ा पट्टी के ऊपर जो है इजराइल की जो दमनकारी नीतियां हैं इसके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। फिलिस्तीनी लोगों के अंदर ही उनका एक नेता उभर के सामने आता है जिसका नाम है यासीर अराफात। ये जो मैंने फ़ोटो बना रखा है ये इन्हीं का है, यासीर अराफात का। इन्होंने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या PLO नामक संगठन का गठन किया और इसी संगठन ने इजराइल पर कई बार छोटे मोटे हमले किए और लोगों के बीच में पकड़ बनाई कि हम फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। धीरे धीरे फिलिस्तीन के अंदर इस संगठन ने अपनी पूरी जगह बना ली और फिलिस्तीनी लोगों ने इन्हें अपना नेता मानना शुरू कर दिया। इसके बाद इन दोनों ही देशों के बीच में शांति संधि स्थापित करने के लिए 1993 में 1993 में ओस्लो अकॉर्ड नाम से एक समझौता किया जाता है। और इसमें क्या निर्णय लिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार 100 सालों के इतिहास में पहली बार ये देखा जाएगा कि दोनों ही देश शांति की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए ये समझौता ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों ही देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए 1993 के अंदर ओस्लो अकॉर्ड किया जाता है। और इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत ये हुआ कि फिलिस्तीन ने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक देश मानने के लिए एग्री कर लिया। देखिए, फिलिस्तीन जो ये कहता है कि हमारी ज़मीन पर आप अपना देश नहीं बना सकते, अब ओस्लो अकॉर्ड के बाद वो इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक देश के रूप में मान्यता दे रहा है। वहीं दूसरी ओर इजराइल क्या दे रहा है उसको, इजराइल उसको PLO जो फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में इसे मान्यता देता है। और समझौते में ये भी होता है कि और फिलिस्तीन में मतलब जो ये समझौता हुआ इस पर यह भी तय हुआ कि गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक ये जो 2 पार्ट हैं ये दोबारा फिलिस्तीन को दिए जा रहे हैं और इसके ऊपर फिलिस्तीन जो है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करेगी और लोकतांत्रिक ढंग से इस क्षेत्र को नियंत्रित करेगी। तो अब आप ये देखिए कि पहली बार ये जो दोनों देश हैं ये एक ऐसे समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके अंदर आपस में एक समझौता किया जा रहा है, एक दूसरे को देश माना जा रहा है और इस युद्ध को विराम देने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप देखिएगा, इजराइल के यिट्ज़हाक राबिन और फिलिस्तीन के यासीर अराफात को इस शांति की पहल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन वॉर अपने आप में
कई 100 सालों से चला आ रहा वॉर है, और उसकी तरफ अगर समझौते की बात की जाए, अगर शांति की बात की जाए, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण समझौता बन के सामने आता है। अब आप देखिएगा, जो हमने पहले ओस्लो अकॉर्ड पढ़ा वो 5 साल के लिए था, कि ये एग्रीमेंट पहले हम लोग 5 साल के लिए साइन करेंगे, जब 5 साल हम इसको करेक्टली हम लोग इसको फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग एक नया समझौता करेंगे। नया समझौता बन के सामने आता है कैंप डेविड समझौता, कैंप डेविड सेकेंड। ये सन 2000 के अंदर ये समझौता सामने आता है। और अब आप देखिएगा, दोबारा 7 साल बाद दोबारा इजराइल और फिलिस्तीन फिर से एक मंच पे आते हैं और कैंप डेविड अकॉर्ड को साइन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। पर इस बार इन दोनों के बीच में जो शर्तें रखी जाती है उस पर सहमति नहीं बनती है। सहमति नहीं बनने के कारण एक बार फिर से ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के राइवल बन के सामने आते हैं, और फिर से ये विवाद शुरू हो जाता है। तो ये जो शांति का दौर था ये लंबा नहीं चल पाया, 5-7 साल की शांति थी। फिर से ये दोनों ही देश उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में इन लोगों ने शुरुआत की थी। अब क्या होता है कि लगभग 1000 सैनिकों के साथ इजरायली जो सेना है वो टेम्पल माउंट पे जाती है। अल-अक्सा मस्जिद आप लोग जिसे कहते हैं वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी सेना को वहाँ पर तैनात किया जाता है। इससे फिलिस्तीनी लोग फिर से नाराज़ हो जाते हैं और फिर से इन लोगों के बीच में झड़प होती है और कई सारे फिलिस्तीनी लोग और इजरायली लोग यहाँ पर फिर से मारे जाते हैं। पर चूंकि ये विवादित जो दौर था ये लगातार चल रहा था, तो फाइनली 2005 में इजराइल ने अपने 8000 सैनिकों को टेम्पल माउंट से या अल-अक्सा मस्जिद के आसपास से हटा लिया ताकि थोड़ी सी शांति कायम रह सके। अब आप देखिएगा, मैंने आपके सामने ये 4 नक्शे पेश किए हैं। आप देखिएगा, ये जो नक्शे हैं इसमें जो ग्रीन वाला एरिया है वो पैलेस्टाइनियन लैंड है और जो ब्लू वाला एरिया है वो ज्यूइश लैंड है। मतलब हरा वाला जो क्षेत्र है वो फिलिस्तीनी लोगों का क्षेत्र है और जो ब्लू वाला एरिया है वो यहूदी लोगों का क्षेत्र है, या जिसे आप इजराइल कह सकते हो ब्लू वाले को। तो 1946 की जब हम बात करते हैं 1946 में, तो लगभग आप देखिए 90 से 95% पार्ट पर फिलिस्तीनी लोगों का अधिकार था। ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला जो एरिया ये फिलिस्तीनी लोगों का है और ये जो ब्लू वाला जो एरिया है छिटपिट जो, ये इजराइलियन लोगों का है। पर 1947 के अंदर एक युद्ध होता है और 1947 के युद्ध के बाद इजराइल जो है फिलिस्तीन के काफ़ी सारे एरिया पर कब्जा कर लेता है और ये जो ब्लू वाला जो एरिया है अब इजराइल यहाँ पर आ गया है और फिलिस्तीन ग्रीन वाले छोटे से क्षेत्र के अंदर सिमट गया है। फिर 1967 में मैंने आपको बताया था 6 डे वॉर होता है। 6 डे वॉर के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे जो देश हैं वो फिलिस्तीन के लिए और अपने हितों के लिए इजराइल पर हमला करते हैं। इजराइल फिर से जीतता है और न सिर्फ फिलिस्तीन के और क्षेत्रों पे कब्जा करता है, इन सभी देशों के भी कई सारे क्षेत्रों पे कब्जा करता है। जैसे मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप अब इजराइल के कब्जे में आ गया है। जैसे सीरिया का गोलन हाइट्स वो भी अब इजराइल के कब्जे में आ गया है। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी को आप थोड़ा सा छोड़ दें तो बाकी पूरा का पूरा जो फिलिस्तीन है अब वो पूरा का पूरा इजराइल के रूप में बन के सामने आ गया है। तो फिलिस्तीनी लोगों की जो अधिकतर ज़मीनें हैं, जो अधिकतर क्षेत्र है अब इजरायली कब्जे में आ चुकी है। आप देखिएगा 1967 के बाद अब आप देखेंगे तो आज की स्थिति में या कुछ टाइम पहले की स्थिति में 2005 की स्थिति में देखेंगे तो ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है इस वेस्ट बैंक के भी इतने सारे क्षेत्र पर फिर से इजरायलियों ने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि 2005 तक, सन 2000 से 2005 तक जब ये हम लोग कैंप डेविड समझौते की बात कर रहे हैं और जहाँ पर इन दोनों के बीच में समझौता नहीं बनता है फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। तो ये हमने देखा कि इजराइल का जो क्षेत्र है वो निरंतर बढ़ता गया है और इसी ने फिलिस्तीनियों को बेचैन कर दिया कि क्यों जो है हमारे क्षेत्र के ऊपर इस तरह से कब्जा किया जा रहा है। बात ऐसी है। तो ये था हमारा कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड अकॉर्ड ये सेकंड है। इससे पहले कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 में भी हुआ था। 1978 के अंदर भी कैंप डेविड अकॉर्ड होता है और उसके तहत जो क्षेत्र इजराइल ने पहले जीते थे सीरिया से, जॉर्डन से और फिलिस्तीन से, उन सबको वापस धीरे धीरे वो करना शुरू करता है। तो ठीक है, ये है हमारा मैप और ये वर्तमान में इसको छोड़ते हुए फिलहाल जो है मैप इजराइल का कुछ इस तरह का बनता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमास के उत्थान की। तो फिर 2005 के बाद से हमास का उत्थान होता है जो फिलिस्तीन के अंदर एक दक्षिणपंथी संगठन के रूप में, एक दल के रूप में सामने आता है। पर PLO जो पहले से एक दल है, याद कीजिए यासीर अराफात का जो दल है वो हमास को सरकार में आने से मना कर देता है और वो उसे मान्यता देने से इनकार कर देते हैं। पर हमास का अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि 2007 तक गाज़ा पट्टी के ऊपर हमास का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है और फिर धीरे धीरे PLO का एक संगठन है फतह,
तो फतह को अब वहाँ से निकलना पड़ता है। अब फिलिस्तीन की राजनीति कुछ ऐसी हो गई है कि फिलिस्तीन की राजनीति में दोहरे संगठन बन चुके हैं, एक तो है हमास और एक है फतह या पीएलओ। अब ये दोनों के दोनों संगठन एक जैसी पॉलिसी पर नहीं चलते, इन दोनों की विचारधाराओं में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है और इसी कारण से इजराइल और फिलिस्तीन के जो विवाद हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और गहराते जाते हैं। तो ये था हमास का उदय। अब हम अंतिम स्टेज पे आते हैं, स्टेज 13। ये स्टेज 13 जो है वापस हमास से शुरू होती है। अभी अभी की बात है, 7 अक्टूबर 2023 की, कुछ 3-4 दिन पहले हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर लगभग 5000 रॉकेट से हमला किया गया। 5000 रॉकेट एक साथ छोड़े गए, मतलब रॉकेट बोले तो मिसाइलों से हमला किया गया। और ये हमास की पॉलिसी पहले भी रही है। देखिए, ये एक राइट विंग आइडियोलॉजी की पार्टी है, मतलब दक्षिणपंथीय संगठन इसको माना जाता है। और इस संगठन के अंदर ये क्या करते हैं कि गाज़ा पट्टी से इजराइल के ऊपर जो है मतलब गाज़ा पट्टी जो इजराइल के पश्चिम में है, वहाँ से इजराइल की जो मुख्य भूमि है वहाँ पर ये लोग हमला करते हैं रॉकेट से और मिसाइल से। और इस तरह से वो वहाँ के नागरिकों की और आम जनमानस की ज़्यादा से ज़्यादा हानि करने का प्रयास करते हैं और ये अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं कि देखिए हम भी यहाँ पे एक संगठन के रूप में शामिल हैं और आप हमें हमारा हक दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये हमास था। अब हमास के बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमास के बारे में आप लोगों को जितना जानना है उससे ज़्यादा अब आपको आयरन डोम के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई सालों से लगातार इजराइल के आयरन डोम के बारे में बात की जा रही है। आयरन डोम क्या है? आयरन डोम इजराइल की एक सुरक्षा प्रणाली है जिसके तहत इजराइल अपनी जो मुख्य भूमि, अपनी जो लैंड है उसको सुरक्षित रखता है। तो अपने लैंड के चारों तरफ ये आयरन डोम सिस्टम को लगाता है। इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर फर्स्ट स्टेज में तो इनके खुद के रॉकेट्स होते हैं। ये यहाँ पर देखिए, पहली स्टेज में इनके खुद के रॉकेट्स होते हैं, सेकंड स्टेज में इनके पास एक रडार सिस्टम होता है, थर्ड स्टेज में इनके पास एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है और फोर्थ स्टेज में इनके पास लॉन्चिंग पैड्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने देश के चारों तरफ इन्होंने इस आयरन डोम सिस्टम को लगा रखा है। ये आयरन डोम सिस्टम जब इजराइल की भूमि के ऊपर आसमान में कोई भी रॉकेट, चाहे वो हमास ने दागा हो या किसी भी देश ने, कोई भी रॉकेट अगर इजराइल पर गिरने वाला है तो ये जो रडार सिस्टम है, ये जो सेकंड वाला जो सिस्टम है, उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसे पकड़ लेता है। और जैसे ही उसे पकड़ता है, मिसाइल सिस्टम जाकर के उसको हवा में ही मार करके खत्म कर देते हैं। और हवा में भी इतनी ऊंचाई पर उसको ब्लास्ट किया जाता है कि उसके टुकड़े जमीन पर नहीं गिरे। तो बेसिकली इजराइल का जो ये डिफेंस सिस्टम है, इसे पूरी दुनिया कॉपी करती है और पूरी दुनिया में इसकी सराहना की जाती है। पर 7 अक्टूबर को क्या हुआ? 7 अक्टूबर को ये सिस्टम फेल हो चुका है। 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा, हमास का जो ऑफिशियल डेटा है उसके अनुसार उसने 5000 रॉकेट चारों तरफ से इजराइल के ऊपर दागने शुरू किए और आयरन डोम फेल हो गया। हालांकि इजराइल ने 2200 रॉकेटों की पुष्टि की है, पर उसने 5000 रॉकेट बताए हैं। अब आप देखिएगा, इस विवादित मुद्दे के ऊपर कुछ तस्वीरें हैं जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये जो मैंने ये जो मैंने आपको सारे फोटोज़ दिखा रहा हूँ, ये इजराइल का जेरूसलम है, पूरा शहर है। तेल अवीव, जेरूसलम यहाँ के इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ये है वो अल अक्सा मस्जिद, ये जिस पे मैं रेड कलर का गोला बना रहा हूँ, ये है अल अक्सा मस्जिद। और यही विवादों के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए ये दुनिया की तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये है वो पवित्र दीवार। आप ये देखिएगा, यहाँ पर लोग दीवार के सहारे, अपने सर को दीवार के सहारे लगाते हैं, दीवार पे टच करते हैं और प्रे करते हैं। तो ये यहूदी लोगों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। तो ये जो दीवार है और अल अक्सा मस्जिद है, ये एक ही पेरीफेरे के अंदर है, एक ही क्षेत्र के अंदर है, इसीलिए यह भूमि विवाद और ज़्यादा गहराता जाता है। अब आप देखिएगा, ये कुछ तस्वीरें हैं हमास के द्वारा जो हमला किया गया उसकी। आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमला किया गया है, ये इन फेंसिंग को तोड़ के किया गया है। तो फेंसिंग को तोड़ करके ये लोग इजराइल की मुख्य भूमि के अंदर बुलडोजर लेके गए। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये दिवाली के रॉकेट्स नहीं हैं, ये हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर जो 7 अक्टूबर को रॉकेट दागे गए थे, ये वो रॉकेट्स हैं। इसके बाद आप यहाँ देखिए नीचे की तरफ, ये रॉकेट से हमला यहाँ दर्शाया गया है। और ये कुछ मंजर था इजराइल के जो आवासीय क्षेत्र हैं वहाँ का, जहाँ पर यह हमला किया गया। अब मुद्दा आता है कि यह हमला 7 अक्टूबर को ही क्यों किया गया? क्या इस तारीख के अंदर कुछ विशेष बात है? तो हाँ, हमने जब इसकी पड़ताल करी तो हमने देखा कि इस तारीख के अंदर 2 विशेष बातें हैं। पहली तो ये और दूसरी ये। पहली बात क्या है, ये जो पहली विशेषता है, ये वहाँ की सांस्कृतिक विशेषता है या वहाँ की धार्मिक विशेषता है कि यहाँ पर योम
किपुर डे मनाया जाता है। कहाँ पर? इजराइल में। अब ये योम किपुर डे क्या है कि इस दिन जितने भी इजरायली लोग हैं वो काम पर नहीं जाते हैं, वो अपने घर में ही रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जैसे हम लोग कोई त्यौहार मनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है, हम लोग काम पे नहीं जाते हैं, पुलिस सेना सब लोग जो है काफ़ी जो है शिथिल अवस्था में होते हैं। तो इस दिन का फ़ायदा उठाने के लिए 7 अक्टूबर को चुना गया। दूसरा, इस 7 अक्टूबर का एक और महत्व है कि 1973 में इजिप्ट, सीरिया और इन दोनों ने मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला किया था। क्यों हमला किया था? एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। 1967 के अंदर 6 डे वॉर के अंदर इजिप्ट से इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप छीना था और सीरिया से गुलन हाइट्स छीन लिया था। तो इन दोनों ही क्षेत्रों को वापस प्राप्त करने के लिए इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया। इस हमले को जो किया गया था वो भी 7 अक्टूबर के दिन ही किया गया था। पर इस हमले में ऐसी क्या विशेष बात थी? हालांकि इजराइल ने इस हमले को नाकाम कर दिया, पर इस हमले के बाद इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और इजराइल को एहसास हो गया था कि नहीं, हमें अब आसपास के क्षेत्रों से हाथ मिलाकर चलना चाहिए, थोड़ा शांति स्थापित करनी चाहिए। इस हमले के बाद इजराइल ने इजिप्ट को वापस से जो है उसका सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया को गोलन हाइट्स वापस दे दिया था। तो इजराइल को 7 अक्टूबर वाले हमले में नुकसान हुआ था, उसी तारीख को दोहराने के लिए भी शायद हमास ने ये 7 अक्टूबर की तारीख चुनी होगी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी चीज़ की कमी लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इससे रिलेटेड या इससे अतिरिक्त भी अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।